3. उसका स्वदेश में प्रत्यागमन, उसकी मृत्यु तक। उसके जीवन चरित्र से पता लगता है कि इत्सिंग 25 वर्ष में सन 671 से 695 विदेश में रहा और उसने 30 से अधिक देशों पर्यटन किया और वह तिएन होउ राज्यापहारी साम्राज्ञी सन 684 से 704 के चेंग सेंग काल के पहले वर्ष सन 695 में मध्य ग्रीष्म में चीन में वापस आया। इसके अतिरिक्त वह अपने साथ बौद्ध पुस्तकों के कोई 400 भिन्न भिन्न मूल, 5 लाख श्लोक और बुद्ध के वज्रासन की वास्तविक कल्पना स्वदेश को लाया। सन 700 से 712 में इत्सिंग ने 230 भागों में 56 ग्रंथों का अनुवाद किया। यद्यपि उनमें से कुछ पहले के थे, इन ग्रंथों में अनेक महत्व के सूत्र और शास्त्र हैं, परंतु यह जानने के लिए कि उसने मूल सर्वास्तिवाद निकाय को, जिसके साथ हमारे वृत्तांत का विशेष रूप से संबंध है, किस प्रकार दिखलाया है, यहाँ नीचे केवल विनय पुस्तकों का देना ही पर्याप्त होगा। इस प्रकार अपने अपने निकाय से संबंध रखने वाले विनय की सारी पुस्तकों को दिखलाया और चीन में बौद्ध साहित्य की इस शाखा के अध्ययन के लिए एक नवीन संप्रदाय की स्थापना की। सन 713 में 79 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया। उसके समकालीन सम्राट चुंग त्सुंग ने अपनी त्रिपिटक नामावली की भूमिका में उसके ग्रंथों की बड़ी प्रशंसा की है। कुछ भौगोलिक नामों पर टीका। 1. नग्न लोगों का देश। इत्सिंग जहाज में भारत को जाते समय इस द्वीप से गुजरा। यह कच्छ से उत्तर में 10 दिन की दूरी पर है और उत्तर दिशा में अवस्थित छोटे निकोबार द्वीपों में से एक की ओर इसकी नोक है। इत्सिंग का दिया हुआ वर्णन इन द्वीपों के पीछे के कुछ वृत्तांतों से इतना अधिक मिलता है कि हम उसके लोजैन कुओं को वर्तमान निकोबार से अभिन्न समझने में पूर्ण रूप से सच्चाई पर है। यह द्वीप समूह 9वीं शताब्दी के अरब नाविकों का लंजवालुस या लंखवालुस माना जाता है। उन्होंने इस प्रकार लिखा है, ये द्वीप पुष्कल जनता का पोषण करते हैं। पुरुष और स्त्रियां दोनों नंगे फिरते हैं। केवल स्त्रियां पेड़ों के पत्तों का कटिबंध पहनती है। जब कोई पोत पास से लंघता है तब पुरुष विविध परिमाणों की नावों में बाहर आते हैं और भूरे रंग की तृणमणि, एम्बिग्रिस और नारियल देकर लोहा ले जाते हैं। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो का वर्णन वैसी अच्छी तरह से नहीं मिलता जैसा कि ऊपर का। वह कहता है, जब तुम जावा के टापू, छोटा जावा, सुमात्रा और लंबरी राज्य को छोड़कर जहाज द्वारा उत्तर की ओर कोई 150 मील चलते हो, तब तुम 2 द्वीपों में आते हो, जिनमें से एक नेकुवेरन या नेकोरन कहलाता है। इस द्वीप में लोगों का न कोई राजा है और न कोई मुखिया, और वे पशुओं के सदृश रहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि वे, क्या स्त्रियां और क्या पुरुष, सब नंगे फिरते हैं और किसी प्रकार के हल्के से आच्छादन का भी प्रयोग नहीं करते। वे मूर्ति पूजक है। वहाँ सब प्रकार के सुंदर और मूल्यवान पेड़ है, जैसा कि रक्त चंदन, सुपारी, लौंग, ब्राजील, लकड़ी और कई एक अन्य उत्तम गरम मसाले होते हैं। ऊपर के 2 वर्णन और इत्सिंग का वर्णन अवश्य ही एक द्वीप के है। यद्यपि इत्सिंग उसका कोई नाम नहीं देता। ऐसा जान पड़ता है कि यह लो जैन कुओ नाम से पुकारा जाता है। सन 618 से 706 के इतिहास में निकोबार द्वीप समूह राक्षस भूमि कहलाता था। 2. दक्षिणी सागर के द्वीप। इत्सिंग जिन्हें दक्षिणी सागर के टापू, आइलैंड ऑफ द सदर्न सी कहता है, उनको हमें दक्षिण समुद्र द्वीपों, साउथ सी आइलैंड्स के साथ गड़बड़ न कर देनी चाहिए। नन है परिभाषा से तात्पर्य दक्षिणी चीन समुद्र या मलय द्वीप पुंज है और इत्सिंग इसमें सुमात्रा, जावा और उस समय के अवगत पड़ोसी द्वीपों का अंतर्भाव करता है। वह बताता है कि 10 से अधिक देश है और सब बुद्ध धर्म के प्रभाव के अधीन है। दक्षिण सागर के द्वीप ये है: पोलुसी द्वीप, पुलुसिह, मोमोयू देश, मलयू या सिहली, सिहलीफो सिह देश, सिरभोज, मोहोहिसन द्वीप, महासीन, होलिंग द्वीप या पोलिंग, कलिंग, तंतन द्वीप, नथुन, पेनपेन द्वीप, पेमपेन, पोली द्वीप, बली, कुलुन द्वीप, पुलोकंडोर, फो सिह पू लो द्वीप, भोजपुर, असन द्वीप या ओसन, मोचिया मन द्वीप, मघमन, और भी अनेक द्वीप है जिनका यहाँ उल्लेख नहीं हुआ। ग्रंथकर्ता के अनुसार उपर्युक्त 11 द्वीप पश्चिम से गिने गए हैं। हम इस क्रम का अनुसरण करते हुए यथासंभव प्रत्येक स्थान का निश्चित करने का यत्न करेंगे। पोलुसी, पुलुसिह, पोलुसी पहले पहल बरूसी इंसुली को दिखलाता जान पड़ेगा, जो कि लेसन महोदय के मानचित्र में भारतीय महासागर में अंडमान द्वीपों का एक समूह है। परंतु इत्सिंग का संकेत इतनी दूर के किसी टापू की ओर नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह कहता है कि कोरिया देश के 2 श्रमण जहाज द्वारा सिरिभोज के पश्चिम में पोलुसी देश को गए और वहां रुग्ण होकर मर गए। अध्यापक चवेनस को तअंग के इतिहास में
लंगपोलोउ नाम का एक देश मिला है जो कि सिलिफोसिह का पश्चिमी भाग कहा जाता है और हमारे पोलुसी तथा मार्कोपोलो के फरलाक से, जो कि वर्तमान व्रज बिंदु है, अभिन्न समझा जाता है। उसकी पहचान ठीक जान पड़ती है क्योंकि सिरिभोज का देश तांग वंश सन 618 से 906 के समय में गल्लक्का के सागर तट पर फैला हुआ था। 2. मलयू या सिलिफोसिह सिरिभोज। सिरिभोज हमारे ग्रंथकर्ता के समय में एक बड़ा समृद्ध देश जान पड़ता है। वह वहां 2 बार गया और कोई 7 वर्ष सन 688 से 695 ठहरकर उसने संस्कृत या पाली के मूल ग्रंथों का अध्ययन तथा अनुवाद किया। अपने ग्रंथों में वह भोज या सिरिभोज नाम का प्रयोग निर्विशेष रूप से करता है। ऐसा जान पड़ता है कि इस देश की राजधानी पहले से भोज कहलाती थी। यह संभवतः जावा का एक उपनिवेश था। जब राज्य बड़ा होकर मलयू तक फैल गया तब सारे देश तथा राजधानी दोनों का नाम सिरिभोज पड़ गया। मलयू नाम का सिरिभोज में परिवर्तन जरूर इत्सिंग के समय के कुछ ही पहले या उसके वहां निवास के दिनों में हुआ होगा, क्योंकि जब कभी वह मलयू का उल्लेख नाम से करता है तब वह साथ ही कहता है कि यह अब सिरिभोज या भोज में परिवर्तित हो गया है। इन नामों का उल्लेख सबसे पहले हमारे ग्रंथकर्ता ने किया है, इसलिए उसका वर्णन इस योग्य है कि उसकी सावधानी से परीक्षा की जाए। इस वृत्तांत, रिकॉर्ड और स्मरण लेख्य मेमोर्स में हमें ये बातें मिलती है। 1. राजधानी भुज नदी पर थी। यह चीन के साथ व्यापार की एक बड़ी मंडी थी। एक ईरानी व्यापारी भुज और ककंगतुंग के बीच नियम पूर्वक पोत चलाया करता था। 2. ककंगतुंग से भुज की दूरी अनुकूल पवन होने पर कोई 20 दिन की और कभी कभी 1 मास की थी। 3. मलयू, जिसका नया नाम सिरिभोज था। राजधानी भोज से 15 दिन की समुद्र यात्रा थी और मलयू से कच्छ भी 15 दिन की दूरी पर था, इसलिए मलयू दोनों स्थानों के ठीक मध्य में है। 4. सिरिभोज का देश पुलुसिंह के पूर्व में था। 5. भोज के राजा के पास संभवतः व्यापार के लिए पोत थे जो भारत और भोज के बीच चलते थे। 6. भोज का राजा तथा पड़ोस के राज्यों के शासक बौद्ध धर्म के पक्षधर थे। 7. दक्षिणी सागर के द्वीपों में यह राजधानी बौद्ध विद्या का केंद्र थी और वहां 1 सहस्त्र से अधिक श्रमण थे। 8. बौद्ध धर्म मुख्यतः हीनयान था, जिसका बड़ा प्रतिनिधि मूल सर्वास्तिवाद निकाय है। सम्मितीय के अतिरिक्त 2 और निकायों का नया प्रवेश हुआ था। थोड़े से महायानी लोग मलयू नवीन सिरिभोज में थे। 9. स्वर्ण प्रचुर जान पड़ता है। इत्सिंग एक बार सिरिभोज को चिनचोउ स्वर्ण द्वीप कहता है। लोग बुद्ध को सोने का कमल फूल चढ़ाया करते थे। उनके पास सोने के बर्तन और सोने की प्रतिमाएं थी। 10. लोग कनमन एक लंबा कपड़ा पहनते थे। 11. अन्य उपजें ये थी: पिनलंग मलय, पिनंग संस्कृत पुग, जातिफल, लवंग और कर्पूर। वे सुगंधित तेल का प्रयोग करते थे। इन स्थान के लोग पौधों या वृक्षों के रस को उबालकर शक्कर के गोले बनाते हैं और श्रमण लोग विविध समयों में उन्हें खाते हैं, परंतु भारतीय लोग चावल से शक्कर बनाते हैं और पाषाण मधु बनाने के लिए वे दूध और तेल का प्रयोग करते हैं। नंजियों का सूची पत्र। 12. सिरिभोज के देश में 8वें मास के मध्य में और वसंत दूसरे मास के मध्य में धूप घड़ी की कोई छाया नहीं पड़ती और दोपहर के समय खड़े मनुष्य की कोई परछाई नहीं होती। सूर्य वर्ष में 2 बार ठीक सिर के ऊपर से गुजरता है। 13. भाषा कुनलुन कहलाती थी। सिलिफोसिह यद्यपि अज्ञात नहीं, पर चीनी ऐतिहासिकों ने संतोषजनक रीति से इसका वर्णन नहीं किया। ऐसा जान पड़ता है कि यह नाम इत्सिंग के पीछे के बौद्ध लेखकों को बहुत परिचित था। अंग के इतिहास सन 618 से 906 में लिखा है कि फोसिह भोज मलक्का समुद्र धुनी के दक्षिणी तट पर होलिंग जावा से 4-5 दिन की दूरी पर है। फिर सुंग 960 से 1279 के इतिहास में दक्षिण सागर में सन बोत साई सन फोची नाम का एक देश लिखा है जो संभवतः इत्सिंग का सिहलिफो सिरिभोज है। इसका वर्णन इस प्रकार है: सन बोत साई का राज्य दक्षिणी बर्बरों का है। यह कंबोज, चेनला और जावा सेपो के बीच अवस्थित है और 15 भिन्न भिन्न राज्यों पर शासन करता है। इसमें बेत, लाल किनो, एल्वा, सुपारी, पिनलंग और नारियल होते हैं। वे तांबे की मुद्रा का प्रयोग नहीं करते, किंतु उनकी रीति सोने और चांदी के साथ सब प्रकार की वस्तुओं का वाणिज्य करना है। ऋतु बहुधा गर्म रहती है और शीतकाल में पाला या तुषार नहीं होता। लोग अपने शरीरों में सुगंधित तेल मलते हैं। इस देश में जो नहीं उगते, परंतु यहाँ चावल और पीले तथा हरे मटर होते हैं। वे फूलों, नारियल, पिनलंग या मधु से मदिरा बनाते हैं। वे संस्कृत अक्षरों में लिखते हैं और राजा अपनी अंगूठी की छाप लगाता है। वे चीनी अक्षर भी जानते हैं। चीन को राजस्व भेजते समय वे उनमें लिखते हैं। अनुकूल पवन के साथ इस देश के कंगतुंग कैंटन की दूरी 20 दिन है। यहाँ अनेक वंश नाम पू है। सन 960 में राजा सिहलिकुता हियालितन ने चीन को राजस्व भेजा। सन 992 में जावा ने इस देश पर धावा किया।
सन 1003 में सन बोत्साई से 2 राजदूतों ने आकर बताया कि चीनी सम्राट की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करने के निमित्त एक बुद्ध विहार बनाया गया है। सम्राट ने उस मंदिर का नाम रखा और उसके लिए विशेष रूप से बनाया हुआ एक घंटा दिया। सन 1070 में वहां से एक दूत तख्तियों के बीच तहकी हुई संस्कृत पुस्तकों की पोटलियां लाया। सन 1082 में 3 दूत सम्राट से मिलने के लिए आए और उन्होंने मोतियों वाले सोने के कमल फूल, चिनलियन हुआ, कर्पूर और सातियन भेंट किए। उसी वंश सन 960-1279 के अधीन संकलित बर्बरों के वर्णन नामक पुस्तक सन बोत्साई सन फोची का एक दीर्घ वर्णन देती है। यह वर्णन उपर्युक्त सुंग इतिहास से मिलता है। इस पुस्तक के अनुसार सन बोत्साई चौअनचोऊ के ठीक दक्षिण में है। लोग अपने शरीरों के दीर्घ एक सूती कपड़ा सरोंग रखते और एक रेशमी छत्रक का उपयोग करते हैं। वे जल और स्थल दोनों पर युद्ध करते हैं। उनका सैनिक संगठन अत्युत्तम है। राजा की मृत्यु पर लोग शोक चिन्ह के तौर पर अपने सिर मुंडाते हैं। मृत्यु में जो दूसरे के पीछे जाते हैं वे अपने आप को ईंधन की चिता में जला लेते हैं। यह रीति तुंग सेंग सू की है। यह रीति तुंग सेंग सू इकट्ठे जीना और मारना कहलाती है। सोने और चांदी का पहाड़ नाम की एक बुद्ध प्रतिमा है। राजा सामान्यतः सर्पसार कहलाता है। उसका सुवर्ण मुकुट बड़ा भारी है और केवल राजा ही उसे धारण कर सकता है। जो उसे धारण कर सकता है वही राजा बनाया जाता है। समुद्र पर होने के कारण इस देश में वाणिज्य की बड़ी महत्वपूर्ण जगहें हैं और यह राजा बर्बरों के आने और जाने वाले सभी पोतों को वश में रखता है। पहले वे सीमा के चिन्ह लगाने के लिए लोहे की जंजीरों का उपयोग किया करते थे। उसी पुस्तक में जिन 15 राज्यों को सन पोत्साई के अधीन बताया गया है उनमें से तन्मा लिंग, पलिन, फेंग, सिंदा, लनपी और लनवूली क्रमशः माना मलायु दिबानोस में सुमात्रा के राज्यों की सूची में पेल्मबंग से अगला पेल्मबंग, सुंदा, जम्बी और लंबरी के साथ मिलाए जा सकते हैं। इन सब से यही प्रकट होता है कि इनका संबंध सुमात्रा से था। हमारे पास इसके कुछ पहले का और महत्वपूर्ण एक दूसरा वृत्तांत है। यह अरब पर्यटकों का लिखा हुआ है। वे सरबाजा द्वीप का उल्लेख करते हैं जो उस समय जाबेज राज्य, टोलमी का इबादी लगभग सन 150, फाहियान का यावादी यापोती सन 414 और प्रथम सुंग के इतिहास सन 420 से 478 का यावादा यापोता के अधीन था। जाबेज यवद्वीप का अपभ्रंश जान पड़ता है। अब सन बोत्साई सन फोची की स्थिति के विषय में प्रायः यही समझा जाता है कि यह सुमात्रा के दक्षिणी भाग में वर्तमान पेल्मबंग है। हमें इस व्यापक विश्वास के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। इसके विपरीत अनेक ऐसी बातें हैं जो इस पहचान की सत्यता को प्रकट करती है। सब वर्णनों में दक्षिणी समुद्र का यह बड़ा राज्य ककंग तुंग से कोई 20 दिन की और कभी कभी 1 मास की दूरी पर बताया गया है। राजधानी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह है और लोगों ने कुछ काल से बौद्ध धर्म ग्रहण किया जान पड़ता है। और अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे प्रकट होता है कि उनकी उत्पत्ति हिंदुओं से थी। सभी वृत्तांतों के अनुसार देश में सोने की प्रचुरता है और सोने की कमल फूलों का दान लोगों की एक विशेषता है। सुगंधित तेल, कानमान, सरोंग इत्यादि के उपयोग तथा उपंजों के वृत्तांत यद्यपि दूसरे द्वीपों में भी सामान्य है, प्रायः एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे बढ़कर नाम इत्सिंग का सिहली फोहसिह सिरिभोज अरबों का सरवाजा और चीनी ऐतिहासिकों का सनवोत्साई सनफोची गुरुत्तम प्रमाण है। विशेषतः जब हम देखते हैं कि इन 3 नामों के नीचे दिए वृत्तांतों में से कोई भी एक दूसरे का खंडन नहीं करता। चीनी इतिहास में वर्णित जावा के साथ निरंतर शत्रुता अरबों के सरवाजा का जाबेज जावा के आश्रित बना देने का कारण ठहराई जा सकती है। अब हम इस स्थिति में हैं कि यह कह सके कि सन बोत्साई की राजधानी और बंदरगाह जो सन 1397 के पश्चात चिऊचेंग पुराना बंदर या पुरानी नदी के नाम से प्रसिद्ध थी, वही थी जिसे इत्सिंग भोज नदी कहता है और जहां वह कंगतुंग को संदेश भेजने के लिए जहाज पर गया था। और इसलिए यह हमारे समय की पेल्मबंग नदी है जिसे वह भोज का गढ़बंद नगर कहता है। वह आधुनिक पेल्मबंग है, किंतु सिरिभोज का सारा देश पेल्मबंग के वर्तमान प्रांत से बहुत अधिक बड़ा है। कई आश्रित राज्य थे। यिनयाई सेंगलन जिसका संकलन सन 1416 में हुआ इन बातों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देती है। यह कहती है चिऊचेंग वही देश है जो पहले सन बोत्साई कहलाता था। यह पेल्मबंग पोलिनपंग भी कहलाता है और जावा के आधिपत्य के नीचे है। किसी भी स्थान से जहाज आए वे ताजा जल की नदी तानचियोंग पेल्मबंग नदी का चीनी नाम पर और ईंटों के बने हुए अनेक पगड़ों वाले एक स्थान के निकट बंका पेंगचिया समुद्र धुनी में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात व्यापारी लोग छोटी छोटी डोंगियों में नदी के ऊपर की ओर जाकर राजधानी में पहुंच जाते हैं। अब मलयू नाम को लीजिए, यह चिरकाल से मौजूद जान पड़ता है। बर्बरों के वर्णन सन 960 से 1279 के तानमा लिंग ताना मलयू और 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो का मलयूर
संभवतः मलयू नाम के, जिसका उपयोग हमारे ग्रंथकर्ता के समय के पहले होता था, अवशिष्टांश है, परंतु दुर्भाग्य से मार्को पोलो की मलयऊर नगरी का अभी तक संतोषजनक रीति से पता नहीं लग सका। कर्नल ल्यूल कहता है, मुझे संभावनाएं पैल्मबंग और उसके उपनिवेश सिंगापुर, पैल्मबंग स्वयं जावा वालों का एक उपनिवेश है, के बीच बटी हुई जान पड़ती है। अल्बुकर्क की टीका के अनुसार जावा के लोग पैल्मबंग को मलयो कहते थे। डी बरोस में सुमात्रा के राज्यों की नामावली ताना मलयू को पैल्मबंग से अलग ठहराती है। सर्वतोभावेन मैं इसी विवरण की ओर झुका हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि यह बात मेरी ऊपर की विज्ञप्ति से कि भुज देश अर्थात मलयू मलक्का के दक्षिणी तट पर था स्पष्ट हो जाती है। यदि मलयऊर सिंगापुर हो तो इसका उत्तरी तट पर होना आवश्यक है, जहाँ उसी इतिहास के अनुसार देश लोयुएह कहलाता था। फिर सिरिभोज मलयू की स्थिति का निश्चय करने के लिए इत्सिंग हमें महत्वपूर्ण तत्व देता है। सिरिभोज देश में राजधानी नहीं। हम देखते हैं कि वे 8वें मास के मध्य जल विषुव में सूर्य घड़ी की छाया न लंबी होती है और न छोटी, अर्थात अपरिवर्तित रहती है, या कोई छाया नहीं होती, और उस दिन दोपहर के समय खड़े मनुष्य की कोई परछाई नहीं पड़ती। इस समय हम देख सकते हैं कि सिरिभोज देश में विषुव रेखा पर स्थित स्थानों का अंतर्भाव था। इसलिए मलक्का के दक्षिणी समुद्र तट से पैल्मबंग के नगर तक सुमात्रा का उत्तर पूर्वी पार्श्व इस सारे देश के अंतर्गत था। इसका विस्तार कम से कम 5 अंशों डिग्रियों तक था और विषुव रेखा राज्य के लगभग मध्य में थी। सन 1379 की अंतिम विजय के साथ सनवोत्साई नाम सिरिभोज, जो कभी एक बड़ा राजतंत्र था, नवीन विजेताओं के पुराना बंदर में बसने के कारण इतिहास से प्रायः अंतर्ध्यान हो गया। इस समय तक कदाचित सुमात्रा पूर्ण रूप से मुसलमान हो चुका था। यद्यपि हमें 13वीं शताब्दी के अंत में मार्को पोलो के भ्रमण वृत्तांत में इसका कोई चिन्ह नहीं मिलता। भोज और मलयू में से इत्सिंग की यात्रा को अधिक उत्तम रीति से समझने के लिए उसकी पुस्तक का निम्नलिखित अवतरण उपयोगी होगा। वह कहता है, वुहिंग 1 मास की पोत यात्रा के बाद सिरिभोज में पहुंचा। सम्राट ने उसका दयापूर्वक स्वागत किया और महात अंग के देवता के पुत्र की भूमि से आने वाले अतिथि के रूप में उसे सम्मान दान किया। वह राजा के पोत पर मलयू के देश को गया और 15 दिन की समुद्र यात्रा के पश्चात वहां पहुंचा। वहां से वह 15 दिन के बाद फिर कचा में लौट आया। हेमंत के अंत में उसने पोत बदल लिया। अब वह पश्चिम को प्रस्थान कर गया। 30 दिन के अनंतर वह नागपतन अब नेकपतम में पहुंचा। वहां बुद्ध के दांत की पूजा करने के अनंतर वह फिर उत्तर पूर्व को चल दिया। वह हरिकेल में आया, जो पूर्वी भारत की पूर्वी सीमा और जम्बूद्वीप का एक भाग है। वहां 1 वर्ष ठहरने के अनंतर वह महाबोधि, नालंद और तिलट को गया। तिलट के निकट हेतु विद्या का एक अध्यापक रहता था। वुहिंग ने उससे जिन, धर्मकीर्ति इत्यादि के हेतु शास्त्र पढ़े। वह उत्तरीय मार्ग से लौटना चाहता था। जब मैं इत्सिंग भारत में था तब उसे नालंद के पूर्व में 6 योजन की दूरी तक पहुंचाने गया था और हमने इस लोक में एक बार फिर मिलने की आशा करते हुए एक दूसरे से विदाई ली थी।